हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी की एक विशेष शाखा जेनेटिक्स या आनुवंशिकी के बारे में। तो जेनेटिक्स की हम बात करते हैं। जेनेटिक्स, आनुवंशिकी। तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है। कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता एवं विभिन्नताओं से संबंधित अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी विज्ञान की जो शाखा है, इसमें सबसे अच्छा काम ग्रेगर जॉन मेंडल नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। इसलिए ही ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो इसलिए अब आनुवंशिकी के बारे में जानने से पहले हमें ग्रेगर जॉन मेंडल के इतिहास के बारे में जानना होगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हेंजेनडॉर्फ गांव में हुआ था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के हेंजेनडॉर्फ गांव में हुआ था। इसके बाद में सन 1843 में ये ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ईसाई पादरी की दीक्षा लेने गए। इसके बाद सन 1847 में ब्रून शहर के एक गिरजाघर में ये पादरी बने। ब्रून शहर के गिरजाघर में पादरी ये बने थे। तो ब्रून शहर के गिरजाघर में एक पादरी बने। इसके बाद सन 1851 में वियना विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विज्ञान, भौतिकी तथा गणित का अध्ययन करने लगे। और सन 1854 में एक मठ के स्कूल में अध्यापन कार्य इन्होंने प्रारंभ किया तथा मटर की कई किस्में उगाई और उन पर संकरण प्रयोग किए। इसके बाद में सन 1856 से 1864 के दौरान इन्होंने निरंतर अपने संकरण के प्रयोग किए और उन प्रयोगों के बाद में निष्कर्ष निकाले। सन 1866 में इन्होंने अपने निष्कर्षों को एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष प्रस्तुत किया था। तो ये सन है 1866। ये इम्पोर्टेंट है, इसे हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने अपने जो निष्कर्ष थे वो एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक से
ब्रून नेचुरल सोसाइटी के समक्ष कब प्रस्तुत किए थे? सन 1866 में। इसके बाद सन 1884 में मेंडल की मृत्यु हो गई और मृत्यु का कारण था चिरकालिक वृक्षोत नामक बीमारी। चिरकालिक वृक्षोत नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ये था मेंडल का कंप्लीट इतिहास। इसमें जन्म से लेकर और उनकी मृत्यु तक के बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की। और मेंडल के आनुवंशिकी पर किए गए प्रयोगों के कारण ही मेंडल को आनुवंशिकी का जनक कहते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मेंडल के नियमों की पुनः खोज की। तो मेंडल की मृत्यु के 16 वर्ष बाद सन 1900 में 3 वैज्ञानिक थे, उन्होंने अलग अलग मेंडलों के नियमों की दोबारा खोज की, पुनः खोज की। 3 वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक और जर्मनी के कार्ल कोरेंस ने मेंडल के नियमों की पुनः खोज की थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल के नियमों की पुनः खोज किन वैज्ञानिकों ने की? 3 वैज्ञानिक हैं, हॉलैंड के ह्यूगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के एरिक वॉन शेरमैक और जर्मनी के कार्ल कोरेंस। कि मेंडल के नियम जब प्रतिपादित हुए थे उस समय वैज्ञानिकों ने मेंडल के नियमों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया था। उसका कारण है कि पहली बात तो जिस सोसाइटी के समक्ष इन्होंने अपने नियम प्रस्तुत किए थे वो एक लोकल सोसाइटी थी और इनके नियमों की जानकारी सभी वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाई। इसके अलावा उस समय जैव विकासवाद के ऊपर लैमार्क और डार्विन कार्य कर रहे थे, तो पूरी दुनिया का ध्यान लैमार्क और डार्विन के जैव विकासवाद की ओर था। इससे आगे हम बात करते हैं तो देखिए, आनुवंशिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग बैटसन नामक वैज्ञानिक ने किया सन 1906 में। आनुवंशिकी पद का सबसे पहले प्रयोग बैटसन ने सन 1906 में किया। बैटसन को ही आधुनिक आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं और आधुनिक आनुवंशिकी का जनक बैटसन को कहा जाता है। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कि मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव, कि प्रयोगों के लिए किस पौधे का चुनाव किया। और उस पौधे को ही क्यों चुना। तो चलिए बात करते हैं मेंडल द्वारा प्रयोगों के लिए पौधे का चुनाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर या पाइसम सटाइवम को चुना था। और मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को ही क्यों चुना, उसके क्या कारण थे? तो वो कारण ये हैं, इस प्रकार से हैं कारण। पहला कारण था कि मटर 1 वर्षीय पौधा होता है और इसको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। 1 वर्षीय पौधा है, आसानी से बगीचों में उगा सकते हैं। दूसरा कारण, मटर के पुष्पों में प्राकृतिक रूप से स्वपरागण ही पाया जाता है।
लेकिन हम इसमें आसानी से पर परागण भी करवा सकते हैं। प्राकृतिक रूप से स्वपरागण है मटर के पुष्पों में, लेकिन यदि हम कराना चाहें तो आसानी से पर परागण भी करवाया जा सकता है। तीसरा कारण है कि मटर की विपर्यासी लक्षणों वाली अनेक किस्में पाई जाती हैं। कि इसमें विपर्यासी लक्षणों वाली अनेकों किस्में मेंडल ने खोजी थी, यानी कि विविधता मटर के पौधे में उसने देखी। जैसे लंबे व बौने पौधे इन्होंने देखे, बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे इनको प्राप्त हुए। चौथा कारण था मटर के पौधे को चुनने का कि मटर के पौधे के पुष्प में नर व मादा जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, अर्थात मटर के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। पांचवा कारण, इसमें कृत्रिम परपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे यानी कि संकर पौधे जो प्राप्त होते हैं वो जननक्षम होते हैं। कृत्रिम परपरागण द्वारा उत्पन्न पौधे संकर होते हैं और जननक्षम होते हैं। छठा कारण, मटर के पौधे विभिन्न लक्षणों के लिए समयुग्मजी होते हैं, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी इनके पौधे शुद्ध लक्षणों वाले ही बने रहते हैं, कि ये विभिन्न लक्षणों के लिए समयुग्मजी हैं। इसके बाद में अब जो भी अपने ये पढ़ा उससे संबंधित ये कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे आनुवंशिकी का जनक किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल को। दूसरा प्रश्न, आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बैटसन को। तीसरा क्वेश्चन, आनुवंशिकी पद किसने दिया? बैटसन ने दिया सन 1906 में। इसके अलावा अभी हमने बात की थी कि मेंडल के नियमों की दोबारा खोज किसने की? 3 वैज्ञानिक थे, ह्यूगो डी ब्रीज, इरिक वॉन शेरमैक और कार्ल कोरेंस। पांचवा क्वेश्चन, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना? तो अभी हमने बात की उद्यान मटर या पाइसम सेटाइवम को। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने मटर के पौधे की कितनी किस्मों को अपने प्रयोगों के लिए चुना था? 7 जोड़ी किस्मों को इन्होंने अपने प्रयोग के लिए चुना। क्वेश्चन नंबर 7, मटर के 2 विपर्यासी लक्षण इस क्वेश्चन के हिसाब से अपन को बताने हैं। तो 7 जोड़ी लक्षणों की भी अपन एक सारणी देखेंगे, उसमें से कोई भी 2 जोड़ी अपन इसके आंसर में लिख सकते हैं। जैसे लंबे व बौने पादप, बैंगनी पुष्प और सफ़ेद पुष्प वाले पादप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने निष्कर्षों को किस शीर्षक से और किसके समक्ष और कब प्रस्तुत किया था? तो शीर्षक तो है एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। संस्था का नाम है ब्रून नेचुरल सोसाइटी और सन 1866। तीसरा क्वेश्चन, 100 शुक्राणु मात्र कोशिकाओं तथा 100 अंडाणु मात्र कोशिकाओं से कितने शुक्राणु अंडाणु बनेंगे? 100 शुक्राणु मात्र कोशिकाओं से 400 शुक्राणु बनेंगे और 100 अंडाणु मात्र कोशिकाओं से 100 अंडाणु बनेंगे। इसके अलावा निषेचन किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन है, निषेचन किसे कहते हैं? तो नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक या मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके बाद में
हम बात करते हैं मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में, जो इन्होंने अपने प्रयोगों में काम में लिए थे। एक सारणी है, इससे हम आसानी से 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बारे में समझ सकते हैं। से पहला लक्षण है ऊंचाई। इसमें 2 प्रकार के लक्षण हैं, एक प्रभावी और एक अप्रभावी। प्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो F1 पीढ़ी में दिखाई देते हैं, और अप्रभावी लक्षण वे लक्षण होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रभाव दिखाई नहीं देते। पहला लक्षण है ऊंचाई। इसमें लंबापन और बौनापन, प्रभावी लंबापन है, अप्रभावी बौनापन है। दूसरा लक्षण पुष्पों की स्थिति, अक्षीय और अग्रस्त। तीसरा लक्षण फूलों का रंग है। इसमें बैंगनी फूल और सफ़ेद फूल। चौथा लक्षण फली का रूप, फूली हुई और संकीर्णित। पांचवा लक्षण फली का रंग, हरा और पीला। छठा लक्षण बीज की आकृति गोल या झुर्रीदार हो सकती है। सातवां लक्षण बीजों का रंग है, इसमें पीला और हरा, या बीज पत्रों का रंग पीला और हरा। तो ये थे अपने मटर के पौधे में पाए जाने वाले 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण, कि मेंडल की सफलता के कारण क्या थे जो वो अपने प्रयोगों में सफल रहे। तो पहला कारण था, मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। अब एक लक्षण की वंशागति का उन्होंने अध्ययन किया, कि सभी लक्षणों को एक साथ लेकर के उन्होंने अपने प्रयोग नहीं कराए। एक लक्षण को लेकर के उन्होंने अपने प्रयोग संपन्न कराए थे। दूसरा सफलता का कारण, कि मेंडल ने अपने प्रयोगों का F2 पीढ़ी तथा F3 पीढ़ी और इसके आगे तक की पीढ़ियों तक अध्ययन किया था। ऐसा नहीं कि भाई एक बार क्रॉस करा दिया, F1 प्राप्त हो गई और उस प्रयोग को उधर ही छोड़ दिया। F1 से आगे F2 पीढ़ी भी इन्होंने प्राप्त की, F3 पीढ़ी भी प्राप्त की, और उससे आगे तक की पीढ़ियाँ इन्होंने प्राप्त की थी। इसके अलावा तीसरा सफलता कारण है, मेंडल ने अपने प्रयोगों में एकत्रित किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और फिर उन रिकॉर्डों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण भी किया। चौथा कारण, उन्होंने केवल ऐसे पौधों का चयन किया जो आनुवंशिक रूप में शुद्ध थे। अब शुद्धता की पहचान कैसे की इन्होंने? शुद्धता की पहचान या पुष्टि के लिए उन्होंने अगली पीढ़ियों के पौधों से स्वयं परागण परीक्षणों द्वारा शुद्धता की पहचान की। इसके अलावा छठा कारण है, उन्होंने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग उगाया, जिससे उनमें किसी अन्य लक्षण का पर परागण ना हो सके। कि शुद्ध लक्षणों वाले पौधों में पर परागण नहीं होने दिया, उनको अलग उन्होंने उगाया था।
इसके बाद हम बात करते हैं कुछ आनुवंशिकी से संबंधित प्रतीक और शब्दावली हैं हमारे पास, जो जिस आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए आवश्यक है। और ये शब्दावली और प्रतीक हमारे जब तक समझ में नहीं आएंगे तब तक हम आनुवंशिकी नहीं समझ सकते। तो पहला ऐसा ही हमारे पास शब्दावली है या शब्द है कारक या फैक्टर। तो मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों के द्वारा होता है। मेंडल के अनुसार सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण कुछ कारकों के द्वारा होता है। जॉनसन ने सन 1909 में इन कारकों को ही जीन नाम दिया था। तो जीन नाम देने वाले वैज्ञानिक जॉनसन है। मेंडल ने सजीवों के प्रत्येक लक्षण का नियंत्रण जिन कारकों के द्वारा बताया था उनको ही जॉनसन ने जीन नाम दिया है। दूसरा है हमारे पास युग्म विकल्पी या एलील्स। तो एक ही गुण के या लक्षण के दो वैकल्पिक जोड़ों को युग्म विकल्पी एलील कहते हैं। जैसे लंबाई का युग्म विकल्पी बोना तथा बैंगनी का युग्म विकल्पी सफ़ेद होता है। तीसरी शब्दावली है हमारे पास लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप तो सजीवों के लक्षण जिन्हें बाह्य लक्षण के रूप में देखा जा सकता है उन्हें लक्षण प्रारूप कहते हैं। यानी कि लक्षणों की बाह्य प्रतीति जो होती है उसे बोलते हैं लक्षण प्रारूप। जैसे लंबापन, बोनापन, ये सब लक्षण प्रारूप में आएंगे। अगला शब्द है हमारे पास जीन प्रारूप या जीनोटाइप। तो किसी भी लक्षण के आनुवंशिक संगठन या जीनी अभिव्यक्ति को जीन प्रारूप कहते हैं। इनकी इसमें जीनी अभिव्यक्ति देखनी होगी। इसे हम कारकों के द्वारा इनको प्रदर्शित करते हैं अंग्रेजी के लेटर्स द्वारा। तो ये देखने होंगे, जैसे शुद्ध लंबे के लिए डबल कैपिटल टी, संकर लंबे के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी और बोने के लिए डबल स्मॉल टी हम लिखते हैं। जीन शब्द देने वाले वैज्ञानिक भी जॉनसन थे और लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप शब्द देने वाले वैज्ञानिक भी जॉनसन। इसके बाद में है हमारे पास समयुग्मजी और विषमयुग्मजी। समयुग्मजी या होमोजाइगस, जब युग्म विकल्पी के दोनों कारक समान होते हैं, अर्थात या तो दोनों प्रभावी होंगे या दोनों अप्रभावी होंगे, तो उसे हम बोलते हैं समयुग्मजी। जैसे शुद्ध लंबे डबल कैपिटल टी, बोने में डबल स्मॉल टी। या तो कैपिटल टी हो तो दोनों समान है और या फिर दोनों स्मॉल टी हो तो इसे बोलेंगे हम समयुग्मजी। विषमयुग्मजी या हेटेरोजाइगस में जब युग्म विकल्पी के दोनों कारक अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है या एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी हो, तो उसे बोलते हैं विषमयुग्मजी। इसके बाद में हमारे पास आते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। ऐसे लक्षण जो F1 पीढ़ी में हमें दिखाई देते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण, और
जो F1 पीढ़ी में दिखाई नहीं देते, अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते, वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। जैसे प्रभावी लक्षण में लंबापन और अप्रभावी लक्षण में बौनापन। ये प्रभावी और अप्रभावी अभी हमने एक सारणी में देखे थे। इसके बाद में है शुद्ध किस्म। शुद्ध किस्म ऐसे जीव जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं, उन्हें शुद्ध किस्म बोलते हैं। इसके बाद है संकरण। तो दो भिन्न गुणों वाले पादपों व जंतुओं के मध्य क्रॉस कराने की क्रिया को संकरण कहते हैं। दो भिन्न गुणों वाले पौधों और जंतुओं के बीच क्रॉस कराने की क्रिया को संकरण कहा जाता है। इसके बाद में है एक संकर संकरण। जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाता है या संकरण कराया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। यानी कि जब एक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जीवों के मध्य क्रॉस कराया जाएगा तो उसे संकरण कहेंगे, और जब दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों वाले जीवों के मध्य संकरण कराया जाएगा तो उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। एक संकर संकरण में एग्जाम्पल जैसे लंबे व बौने पौधे के मध्य संकरण। द्विसंकर संकरण के एग्जाम्पल में जैसे गोल पीले व झुर्रीदार हरे लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराना। इसके बाद में है हमारे पास संकर पूर्वज संकरण या प्रतीप संकरण या बैक क्रॉस। तो F1 पीढ़ी का अपने जनकों में से किसी भी एक जनक के साथ संकरण कराने की क्रिया को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। कि F1 पीढ़ी के जो हमें पौधे प्राप्त होते हैं उनका संकरण किससे कराएंगे? वापस से उनके किसी भी एक जनक से, तो उसे बोलेंगे संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण। अब जनक दो होते हैं हमारे पास, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। इसी आधार पर संकर पूर्व संकरण या प्रतीप संकरण भी दो प्रकार का होता है। यदि F1 संतति का प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे हम बोलेंगे बहिसंकरण। और यदि F1 संतति का अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराते हैं तो उसे बोलेंगे परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस। तो F1 संतति का प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ संकरण कराना बहिसंकरण कहलाता है, और अप्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ क्रॉस कराना परीक्षण संकरण या टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। शेष जेनेटिक्स का वीडियो अगले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।